नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, क्राउन का एक मास्टर वीडियोज का सीरीज़ चल रहा था। उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा था, पॉलिटी पढ़ा था और जियोग्राफी में कुछ चैप्टर बाकी रह गया था। तो आज हम लोग उस जियोग्राफी के जो चैप्टर बाकी रह गए थे उसको कंप्लीट करेंगे। और देखिए, भारतीय कृषि बच गया था, तो भारतीय कृषि को हम फिर से शुरू करते हैं। और अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग भारतीय कृषि को पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है कि इसमें ना थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई डाटा ना पुराना हो गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्राउन से नहीं पढ़ के पॉइंटर से पढ़ लेंगे, क्योंकि पॉइंटर में डाटा अपडेट किया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए, 55% था तो अभी 49% हो गया है। तो इस प्रकार का डाटा पुराना है, लेकिन चूंकि इसमें कुछ ऐतिहासिक जानकारी हैं, कैसे हमारा कृषि शुरू हुआ, हरित क्रांति कैसे शुरू हुआ, कैसे कौन कौन वैज्ञानिक थे, तो ये सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ये सबको आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। ये कुल बोया गया क्षेत्र, इसको ब्रीफली पढ़ लेना है, ज़्यादा उसमें इतनी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये राष्ट्रीय कृषि नीति अभी 2000 के बाद नहीं जारी हुई है। अगर कोई जारी हुआ होगा तो वो पॉइंटर में होगा, तो उसको हम लोग पॉइंटर से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉइंटर से पढ़ते चलेंगे। अब देखिए, इसमें ये वाला चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें ये झूम कृषि पढ़ लेना है कि झूम कृषि को किस किस राज्य में क्या क्या कहा जाता है। विश्व में भी बहुत से देशों में झूम कृषि पाई जाती है, तो उन देशों में भी झूम कृषि का क्या क्या नाम है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, उसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो फसल होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है, रबी, खरीफ और जायद। ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा सा याद रखना है, कब बोआता है, कब कटाता है। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब आप लोग गांव में जाते हैं ठंडी के दिनों में तो गेहूं की बुआई होती है, तो गेहूं एक रबी फसल है। तो इस टाइप से आप थोड़ा इसको कोऑर्डिनेट करके आप लोग याद कीजिए। आप लोग थोड़ा जब भी गाँव वगैरह जाते हैं या अपने घर जाते हैं, तो देखिए कि कौन से मौसम में कौन सा फसल बोया जा रहा है। तो आप मंथ को कौन काउंट कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि रबी या है या खरीफ। जैसे देखिए, रबी मतलब क्या होता है, रबी रबी मतलब होता है सूरज। सूरज की सबसे ज़्यादा कब ज़रूरत होती है, तो ठंड में। ठंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ठंडा के दिन में जो भी फसल बोया जाएगा वो रबी का फसल होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। खरीफ मतलब खरीफ वो ऐसा फसल उगाया जाए जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक हो, तो बारिश वगैरह का दिन में, यानी धान वगैरह आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए, इसको याद कीजिए। इसमें देखिए, इसमें फसल का दिया हुआ है, लेकिन सारा फसल का नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुछ फसल का पढ़ना है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मतलब जो हमारे आम जीवन में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है और जिसका सबसे ज़्यादा खेती भी हो रहा है, ठीक है। या तो कोई ऐसा फसल जिसको सरकार ने अभी उसका जो रेट वगैरह है वो बढ़ाया है, या जो मिनिमम प्राइस जो होता है उसको बढ़ाया है, तो उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसे मक्का देखेंगे, ठीक है। चाय देखेंगे, ये वाणिज्यिक फसल है इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। चावल, गेहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका टेम्परेचर वगैरह याद करेंगे, ठीक है। सबका टेम्परेचर नहीं याद करना है, कुछ का टेम्परेचर याद करना है आपको, ठीक है। देखिए, कहवा ये कॉफ़ी का फसल है, रबड़ का, गन्ना का, ये चूँकि वाणिज्यिक फसल है इसलिए हम लोग इसको याद करेंगे, ठीक है। और देखिए, ये तो हो गया इसमें का बात। अब देखिए, कुछ नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं। नदी घाटी परियोजनाएं इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे रहता ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कुछ चीज़ है जो डाटा पुराना है, उसको मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग ये पढ़ लीजिएगा कि कैसे सिंचाई वगैरह शुरू हुआ और कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है। ये नॉर्मल डाटा, ये अभी पुराना नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला जो है ना, 3 नहर सिंचित है, ये डाटा शायद पुराना हो गया है। तो इसको हम लोग घटना चक्र से पढ़ेंगे। घटना चक्र पॉइंटर में ये डाटा नया आया है और अपडेट है, 2018 तक का डाटा अपडेट है। देखिए, इसमें ना कुछ राज्य हैं और उसमें कुछ नहरें बनाई गई थी, ठीक है, सिंचाई के लिए। तो ये जो भी नहर है ना, उसमें मैंने देखिए, नॉर्मल तो जो भी नहर है, जैसे सरहिंद नहर है तो सतलज है, ये सब आप लोगों को याद होगा। लेकिन कुछ नहर है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, जैसे सतलज नदी से सतलज नदी पर भाखड़ा नहर है, या और भी जैसे आप देखिए, शारदा नहर, गोमती है, एक मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी परियोजना है, उस पर एक नहर बांध बनाया गया है, कनाडा बांध। तो इस टाइप का जो थोड़ा अल्टर टाइप का लगता है और एग्जाम में पूछ सकते हैं, उस टाइप का आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे बिहार में है, तो इसलिए आप लोग इसको भी याद रखिए। बिहार में देखिए पूर्वी सोन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी नहर है इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। जो आपको लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इसमें राजस्थान में कौन कौन सा नहर है, तो देखिए, इसमें एक आप लोग जानते होंगे, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलता है, तो
और कैसे कैसे किसके संगम पर है, तो हरि के बराय से निकलता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तमिलनाडु इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें गोदावरी नहर, मूला गिरना परियोजना, ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। देखिए नदी के नाम से ही रिलेटेड होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आप लोग को आसानी होगा याद करने में, ठीक है। केरल वाला याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सब नहीं याद रखना है, लेकिन नॉर्मली जो अल्टर है, जैसे गोदावरी का, जैसे गोदावरी डेल्टा की नहर है गोदावरी बनी, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कृष्णा डेल्टा की नहर है कृष्णा में बनी, लेकिन रामपत सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है, इसको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जैसे भद्रा परियोजना भद्रा, तो इसको याद क्यों करना है, ये याद ही रहेगा आपको। कावेरी पर मेटूर परियोजना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद करना है, ठीक है। तो इस टाइप से जो थोड़ा अल्टर है वही याद करना है। तो इसमें आप देखोगे 40% के आसपास ही आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सारा जो है वो आपको नॉर्मल नदी के नाम से ही है, ठीक है। अब देखिए कुछ जो परियोजनाएँ होती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ होती हैं, जिनको मतलब कृषि के साथ साथ अन्य चीज़ों में भी यूज किया जाता है। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए ये दामोदर घाटी परियोजना, जितना भी मैंने टिक लगाया है ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा रट जाना है, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें देखिए सिंचाई भी हो रहा है, विद्युत उत्पादन भी हो रहा है, जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, परिवहन भी हो रहा है, तो ये सारा याद रखना है, ठीक है। कौन से नदी पे है, कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल याद रखिएगा कि देखिए अगर मान लीजिए कोई नदी है, सतलज नदी पंजाब से बहती है, राजस्थान से, पंजाब से बह रही है, हरियाणा से बह रही है, तो मिला जुला कर आप यही राज्य लाभान्वित होंगे, तो आप उसको पकड़ लोगे। लेकिन ये वाला याद रखना आप, ये वाला भी आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या परियोजना है, ये तो नॉर्मली सिंचाई होता है, विद्युत उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नदी परियोजना का नाम, कौन सी परियोजना किस नदी पर है, इसको एकदम रटना है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने कुछ टिक लगाया है, जो मैंने टिक लगाया है वो सारा लगभग इम्पोर्टेंट ही है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे हम आते हैं, तो ये भी सारा है, ये सारा परियोजना है, ये सारा मैंने लगभग याद किया है, आप लोग इसको रटिए। कुछ कोई है नहीं, जिस दिन आपको पढ़ने का मन ना करे उस दिन आपको बस ले उठाना है और उसको रटते जाना है, ठीक है। उसी दिन रटना है, एक दिन आप सिर्फ यही रटो, कुछ दूसरा चीज़ मत याद करो, सिर्फ यही रटो, ठीक है। अब देखिए ये परियोजना जो है, कुछ हमारी ऐसी भी नदियां हैं जो दूसरे देश से बह के और हमारे इंडिया में घुसती हैं और इंडिया में भी बहती हैं, ठीक है। और या तो हो सकता है इंडिया से बह के किसी दूसरे देश में जाती हैं, तो उस पर भी कुछ हमारी परियोजनाएं हैं, तो इसको थोड़ा सा आप याद कीजिएगा। और इस टाइप की परियोजना अगर कोई करेंट अफेयर्स में भी मिलता है ना, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना है, उसको भी कोरिलेट करके पढ़ना है। अगर कोई नया परियोजना बना, जैसे ये चूखा परियोजना भी न्यूज में था, तो इस टाइप का जो है तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हाँ, ये वाला कैसे कहाँ से शुरू हुआ, सर्वप्रथम तो दार्जिलिंग में शुरू हुआ था, तो ये थोड़ा सा इसका हिस्ट्री है, इसको याद कर लीजिएगा। ओबरा बांध रियांद नदी पर है, यहाँ यूपी में है, ठीक है। बुक्सा बांध परियोजना पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग के पास, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अब इसमें क्या है, एक चीज़ खनिज संसाधन में, खनिज संसाधन में पढ़ना है हम लोगों को। देखिए ये तो वर्गीकरण हम लोग पढ़ लेंगे कि कुछ लौ होते हैं, कुछ अलौ होते हैं, कुछ बहुमूल्य, जैसे सोना चांदी बहुमूल्य हो गया। अलौ मतलब जिसमें लोहा का मात्रा नहीं होता है, तांबा शीशा जैसा, और लोहा जिसमें लोहा का मात्रा होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग पढ़ लेंगे कि लोहा का क्या है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। लेकिन ये वाला ना इसको याद करना है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खान है, उड़ीसा में कौन सा खान है, कर्नाटक में कौन सा खान है, गोवा में कौन सा खान है, ठीक है। तो ये जो है ना फेमस दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा याद कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको थोड़ा सा मैप में भी देखने का, तो आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बताते हैं। देखिए इसमें जो जो चीज़ दिया है ना, सीसा जस्ता जहाँ जहाँ पाया जाता है, तो वो आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसका अयस्क का नाम जरूर याद रखिए, कोई भी लोहा हो, क्रोमाइट हो, या कुछ भी हो, चांदी हो, इसका अयस्क का नाम याद रखिए। इसको हम लोग यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर आपको अयस्क का नाम मिलता है तो उसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें शीर्ष उत्पादन वाले राज्य को यहाँ मोटा मोटी पढ़िए, लेकिन ये डाटा पुराना है, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। शीर्ष उत्पादन वाला जो राज्य है वो डाटा पुराना है, ये वाला, ठीक है। तो इसको ना हम लोग पॉइंटर से पढ़ लेंगे, या तो आप पॉइंटर उठा के इसको यहीं पे लिख दीजिए। अगर कोई डाटा पुराना हो गया तो उसको काट के और उसको यहीं पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये आधात्मिक खनिज है जो जिसमें मतलब धातु नहीं पाया जाता है, डोलोमाइट वगैरह, चूना पत्थर, तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
देखिए शीर्ष उत्पादन वाले राज्य, तो फिर से मैं कह रहा हूँ इसको यहाँ नहीं पढ़ना है, पॉइंटर से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये ऊर्जा संसाधन, ये क्या है ना कि ये डाटा लूसेंट में भी पुराना है और घटना ये क्राउन में भी पुराना है, दोनों में डाटा पुराना दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। नॉर्मली आप लोग पढ़िएगा जो इसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन है, जैसे कहाँ से सबसे पहले खुदाई हुआ वो वाला पढ़ना है, डाटा नहीं पढ़ना है, कोई भी करेंट वाला डाटा इससे नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग घटना चक्र से पढ़ेंगे, ठीक है। और घटना चक्र किससे पढ़ेंगे? घटना चक्र से पढ़ेंगे, पॉइंटर से नहीं पढ़ना है, पॉइंटर से नहीं पढ़ना है, पॉइंटर में तो थोड़ा बहुत डाटा दिया है, इसको पढ़ना है घटना चक्र का जो जियोग्राफी बुक है, घटना चक्र का जो जियोग्राफी बुक है उससे पढ़ना है, ठीक है। ये बुक से पढ़ना है, जो उसका क्वेश्चन बैंक वाला मोटा वाला बुक है 700 पेज का, उससे पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें डिटेल में दिया हुआ है और पॉइंटर में तो सिर्फ डाटा दिया हुआ है। अगर आप डिटेल में उतना नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको जानकारी है तो डाटा भी पॉइंटर से पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत पुराना डाटा है, इसमें बहुत ज़्यादा पुराना है और ये आपका क्वेश्चन एकदम गलत कर देगा, क्योंकि देखिए 17-18 में अपने सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता था वो मुंबई हाई में होता था, उसके बाद राजस्थान, गुजरात और इसमें दिया हुआ था, लेकिन इसमें देखिए इसमें एकदम अलग डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको आप लोग यहाँ नहीं, सिर्फ इसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़िए जो दिया हुआ है, कहाँ से कौन पाइपलाइन निकला, सबसे पहले खुदाई कहाँ हुआ और कैसे कैसे कौन से में कहाँ कहाँ कितना तेल पाया जाता है, ये सब डाटा इसमें सही है, ठीक है। लेकिन इसको एक बार घटना चक्र से ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए थोरियम वगैरह का विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार भारत में है, ये सब तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी सारा उसमें दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए उद्योग में क्या है, उद्योग में भी हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़िए और इसमें ज़्यादातर हिस्ट्री वाला पोर्शन ही है कि सबसे पहले कहाँ हुआ, वर्तमान में कौन सा है, लेकिन देखिए विश्व में चौथा दे रहा है, ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि बदल भी सकता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे वहाँ पे पॉइंटर में या करंट में, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा उस हिसाब से ही आप लोग पढ़िएगा कि मतलब ऐसा ना हो कि डाटा पुराना पढ़ लें और जाके वहाँ गलत मार दें, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पढ़ लीजिएगा कि एल्युमिनियम वस्त्र का कहाँ सबसे पहले, एल्युमिनियम उद्योग का सबसे पहले भारत में कहाँ शुरू हुआ, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, वस्त्र उद्योग कैसे शुरू हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ, ये, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ दिया हुआ है कि सरकार द्वारा प्रोत्साहन, ये नहीं पढ़ना है, समृद्धि कपड़ा स्कीम नहीं पढ़ना है क्योंकि करंट में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए हैंडलूम पार्क, ये सब पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं है। रेशम वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, रेशम कितना प्रकार के होता है ये सब पढ़ लीजिएगा, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये पढ़िएगा, मलबरी, टसर और मूंगा, ये 4 प्रकार का जो रेशम होता है, और ये सबसे ज़्यादा टसर रांची में पाया, झारखंड में, मूंगा असम में और मलबरी पश्चिम बंगाल जम्मू कश्मीर में, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जूट कैसे शुरू हुआ, जूट के लिए कौन कौन सा परिषद है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल याद रखिएगा। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जूट मुख्यालय का शाखा कहाँ है, ये मुख्यालय कहाँ है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ऊनी वस्त्र उद्योग, हाँ ऊनी वस्त्र उद्योग थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इंजीनियरिंग उद्योग ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में कहा जाता है कि जो भारी उद्योग होते हैं वही अर्थव्यवस्था के रीढ़ होते हैं और वो ही सबसे ज़्यादा किसी भी उद्योग धंधे को स्थापित होने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये रांची वगैरह में है, देखिए दुर्गापुर में है, ये इसमें जो भी हमारी हैवी मशीनरीज हैं वो बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला सारा पढ़ लीजिएगा, इसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे शुरू हुआ था सारा दिया हुआ है कि सर्वप्रथम कौन स्थापित हुआ, उसके बाद कैसे हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि दूसरी परियोजना में बहुत सारा कंपनी वगैरह स्थापित हुआ था, तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें अब नीचे आते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का इसमें डाटा थोड़ा सा पुराना है, मैंने पढ़ा था इसको, लेकिन आप लोग इसको भी पढ़िएगा और इसको थोड़ा सा पॉइंटर से भी पढ़िएगा। जितना मैं बता रहा हूँ डाटा पुराना है, देखिए डाटा का जहाँ तक बात आएगा ना, देखिए 2012 का डाटा दिया हुआ था, 2012 का डाटा थोड़ी चलेगा, 2018 का कम से कम 19 का डाटा होना चाहिए। तो पॉइंटर आप लोग खरीद लिए। अब एक पॉइंटर जो है जीएस पॉइंटर जो है वो नया आ गया है, ठीक है। उसमें क्या किया है उन्होंने, मैथ और प्लस में रीजनिंग दोनों ऐड कर दिया है, ठीक। मतलब पहले तो सारा सब्जेक्ट था ही और मैथ रीजनिंग का भी कुछ उसमें उन्होंने पेज जोड़ दिया है, तो उससे घबराना नहीं है, वही पॉइंटर पुराना वाला ही है, सिर्फ उसमें कुछ नया चीज़ ऐड हो गया है, ठीक है, मैथ रीजनिंग को, ठीक है। ये देखिए ये कागज़ उद्योग कैसे शुरू हुआ, पेट्रोल रसायन भारत में, इसका इतिहास पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, इसमें से। अब देखिए
ऑटोमोटिव उद्योग वही कार वगैरह वाला, तो ये कैसे कैसे शुरू हुआ, सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ इसको पढ़िए। रेल वाला कैसे कैसे शुरू हुआ, ठीक है। वायुयान कैसे कैसे शुरू हुआ, ये थोड़ा सा पढ़िए आप लोग। इसको मैंने टिक लगा दिया है जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए हाँ, ये वाला पढ़ना है क्योंकि एक बार सुमेलित करने के लिए दिया था कि साइकिल उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं, डेंड्राइट किसे कहते हैं, तो इस टाइप का मिलाने के लिए देता है, इसको हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। और ये विविध में भी मिलेगा, तो विविध में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तो रिवीजन भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए परिवहन को थोड़ा घटना चक्र से पढ़ना है, क्या है कि परिवहन में बहुत ज़्यादा चेंजेज हुआ है। देखिए ये भी जो जितना सारा ये नाम दिया हुआ है सारा गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये सारा पुराना है। अभी सारे राजमार्गों का नाम जो है चेंज हो गया है। देखिए जैसे NH7 है उसका नाम NH41 हो गया है, तो इसलिए ना इसको थोड़ा सा हम लोग NH44 हो गया है, तो ये थोड़ा सा ना सब चेंज हो गया है, इसलिए इसको हम लोग घटना चक्र से ही पढ़ेंगे। और घटना चक्र से कौन सा पढ़ेंगे, घटना चक्र जो बुक है उससे पढ़ेंगे, ना कि पॉइंटर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर से नहीं पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, जिसमें 700 पेज वाला जो बुक है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ सुधार किया है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पढ़िए, ठीक। और अपने बुक में भी थोड़ा बहुत जो घटना चक्र निकालिए, और जो भी डाटा इसमें गलत है उसका नाम वगैरह चेंज करिए, क्योंकि सारा ये राजमार्ग का नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़िए। रेल परिवहन, ठीक। अब देखिए रेल परिवहन में क्या हुआ, एक 18वां जोन बना है दक्षिण तट रेलवे, तो कोस्ट, तो ये इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम, इसमें नहीं दिया हुआ था, मैंने लिख दिया है, जोड़ दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। मेट्रो कैसे शुरू हुआ इसका पूरा हिस्ट्री पढ़िए आप लोग, इसमें इसको पढ़ना है, क्योंकि देखिए इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कभी भविष्य में पूछ दे कि मेट्रो कहाँ से शुरू हुआ, दिल्ली में कब शुरू हुआ, तो इसलिए इसको देखना। अब देखिए अभी में मेट्रो बहुत सारे शहर में है, तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए इसमें ना कम ही दिया हुआ है, ठीक है, कि टोटल मिला के 6-7 जगह शुरू हुआ है, लेकिन और बहुत जगह हो गया, जैसे लखनऊ वगैरह में भी हो गया है। तो थोड़ा सा इसको ना डाटा अपडेट कर लीजिएगा कि कहाँ कितना कितना मेट्रो शुरू हुआ है, ये घटना चक्र में दिया हुआ है अपडेट करके, ठीक है। और देखिए कोंकण रेलवे, इसका थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि वो पूरा हेरिटेज से गुजरती है, हमारा जो पश्चिमी घाट है उसको पूरा कवर करता है, तो ये बहुत फेमस है। तो बहुत सारा सुरंग भी है, बहुत सारा पुल है, तो ये बहुत मतलब पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे शुरू हुआ, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में राष्ट्रीयकरण हुआ, कैसे कैसे मतलब शुरू हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, 1905 में इसका बोर्ड का स्थापना हुआ, ठीक है। कैसे गाड़ी चला, सबसे पहले कहाँ चला, सबसे लंबा गाड़ी कौन है, ये सबसे लंबा गाड़ी शायद चेंज हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और रेलवे संस्थान, सबसे पहले अब एक नया रेलवे कॉलेज भी खुला है, जो विश्वविद्यालय खुला है। देखिए ये स्टाफ कॉलेज है, लेकिन वो विश्वविद्यालय है, वो भी शायद गुजरात में ही खुला है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसको भी यहीं लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टॉय ट्रेन भी है जो पर्यटन की दृष्टि से चलाई जाती है, और वो छोटी, उसका जो लाइन है उसका गेज जो होता है वो कम होता है, मतलब उसकी चौड़ाई कम होती है। ये आपको सिक्किम दार्जिलिंग में मिलेगा, शिमला में मिलेगा, नीलगिरी माउंटेन में मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से है, और ये घूमने के लिए ये बहुत धीरे धीरे चलता है, पहाड़ों से गुजरता हुआ रहता है, तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है कहाँ कहाँ है, ठीक। देखिए इसमें जो है जल परिवहन में भी कुछ नया वाटरवेज का नाम चेंज हुआ है, और कुछ ऐड भी हुआ है। तो देखिए इसमें तो दिया हुआ है 4 ही, लेकिन शायद अब 5 या 6 हो गया है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा डाटा यहाँ पे अपडेट कीजिएगा। मैं अभी पढ़ूँगा इसको दोबारा, तो फिर से अपडेट करूँगा, अभी तो मैंने दोबारा नहीं पढ़ा है दरोगा के बाद, तो फिर से मैं इसको पढ़ूँगा। देखिए जहाज रानी, हाँ ये जो हमारा शिपिंग वाला था, शिपिंग कॉरपोरेशन वगैरह कैसे शुरू हुआ, यहाँ पे शिप वगैरह कैसे बनना शुरू हुआ, तो इसका कैसे कैसे इतिहास है उसको आप लोग पढ़िए, ठीक है। और इसका मुख्यालय वगैरह क्या, ये वाला जो है ना, ये चारों पांचों, इसको थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि पूछता है, ठीक है। क्योंकि ये डॉकयार्ड है, यहाँ पे शिप बनता भी है, रिपेयर भी होता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए बंदरगाह एकदम पढ़ना है, और इसको मैप से पढ़ना है, ठीक है। बंदरगाह को बिना मैप से कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट पे कौन सा है, पूर्वी घाट पे कौन सा है, कौन सा डॉल्फिन नोज में है, कौन सा कैसे है, सारा कुछ इसमें, उसको थोड़ा सा देखिएगा तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ऐसे रटिएगा, याद नहीं रहेगा, भूल जाइएगा, ठीक है। कौन सी नदी में पे स्थित है, कौन सा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, किस बंदरगाह का नाम चेंज हुआ है, जैसे वो अभी एक कांडला बंदरगाह का नाम चेंज हुआ है, ये नाना सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी इसको कहा जाता है। तो इस टाइप का जो भी है उसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए
हाँ, ये जो भारत में वायु सेवा का शुरुआत कैसे हुआ था, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ है, पवन हंस वगैरह कैसे कैसे शुरू हुआ, उसके बाद हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है। तो ये हवाई अड्डा तो यहाँ थोड़ा बहुत नाम दिया हुआ है, लेकिन इसका जो पूरा डिटेल में सारे हवाई अड्डा का नाम क्या है और उसका स्थान वो दिया हुआ है विविध में, तो उसको विविध से भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है मेन मेन उसको पढ़ना है, ठीक है। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं NH1 और NH2 को, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा किसको बंद रहा, ये थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर आप देखिए जनजातीय हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।